जब मैं 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बोलूँगा ना, तब तुम अपना मोबाइल खोलना और रील्स देखना। अक्सर ये जो राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक्स के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है कि ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, इन किताबों में ऐसा लिखा गया है, इन किताबों में वैसा लिखा गया है, इंसान के अंदर कौन कौन सी बुराइयां होती हैं, तो उससे वो कुछ भी, इन किताबों को पढ़ने के बाद वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हद दर्जे के जो नशेड़ी लोग होते हैं, आवारा होते हैं और ज़िंदगी के सामने घुटने टेक देते हैं, उन लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। हालांकि और भी किताबें हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की सारी किताबें तुम्हें पढ़नी चाहिए। फिर चाहे वो किसी भी भाषा में तुम पढ़ो, जो भी भाषा तुम्हें आती है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं रील्स देख रहा था, तो इस किताब के बैन होने के बारे में सुना कि ये किताब कहीं पर बंद कर दी गई है। मैंने सोचा चलो थोड़ा इस किताब के बारे में और बता देते हैं। हॉलीवुड वाले किसी बस्ती में से किसी भी हीरो को उठाते हैं और फिर उसे ऐसी ही कोई कहानी देते हैं कि पढ़ो, या कोई किताब देते हैं ताकि उसे थोड़ी अकल और आ जाए। और जो अकड़ दिखाने वाले होते हैं, बाद में डायरेक्टर जो होता है उसके इशारों के ऊपर फिर वो नाच रहे होते हैं। ठीक है। एक ही डायलॉग बार बार दोहरा कर पूरी टीम के सामने बेइज्जत होने के बाद उनको महसूस होता है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते चलते जाते हैं किसी भी चीज़ की, है ना, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तुम देखोगे तुम भी अंग्रेजी सीख जाओगे। नहीं मतलब तुम्हें क्या लगता है, अब तक मैंने जितनी जो वीडियोस बनाई हैं, जो कुछ भी बनाया है, वो सिर्फ ऐसे ही बना दी हैं, बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना देखे हैं? ऐसा कुछ नहीं। पहले जब मैं कोई किताब उठाता हूँ तो उसे पूरा आखिर तक पढ़ता हूँ, उसके बाद ये फैसला करता हूँ कि उसके बारे में बोलना चाहिए या फिर नहीं। राइटर ने जो राइटर इस किताब को लिख रहा है वो बड़ा ही सोच समझ कर लिख रहा है। उसे ये भी पता है कि आगे कौन सा शब्द लिखना है, कौन सी लाइन लिखनी है, अगला लेसन कौन सा होना चाहिए, और लोग जब उसकी किताब को पढ़ेंगे तो क्या क्या सोच सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों का तोड़ भी उसने लिखा हुआ है। तुम हिंदी किताबें पढ़ोगे ना तो उसमें तुम्हें अलग टेस्ट मिलता है। जब तुम इंग्लिश किताबें पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि असल में वो लोग कैसे सोचते हैं, लॉजिकल सोचना क्या होता है, तर्कवाद क्या होता है। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आकर मुंह में से कुछ भी मूत देने से वो सब नहीं होता जो तुम चाहते हो, और उसे समझाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो तुम कहते हो और जो करते हो, उसे समझाने में और समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीर अगर ज़िंदा हो तो कोई भी किताब या इंसान आँखों में नहीं चुभता है। ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे और जब तुम खिलौनों से खेल रहे होते थे तो कैसे तुम्हारे इर्द गिर्द मेला लगा रहता था? धीरे धीरे जब तुम बड़े होते चले जाते हो तो तुम्हारे दोस्त कम होते चले जाते हैं, रिश्तेदार कम होते चले जाते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर बहुत सारी आकड़ है तो वो तुमसे और भी दूर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये राइटर क्या बता रहे हैं, दूसरों को अपने पास बुलाएं, ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डालें। अब अगर तुम्हारी सोच में कोई गड़बड़ है या बुराई है, फिर तो तुम्हें ये लाइन बहुत बुरी लगेगी। और अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर तुम्हें इस लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर तुम उसको आगे पढ़ना शुरू करोगे, और बहुत सारे लोगों ने तो मेरे बोलने से पहले ही आगे पढ़ना शुरू कर भी दिया होगा। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे, बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। और वो प्रलोभन कोई भी हो सकता है, लड़की का, पैसे का, नशे का, या कुछ भी। तुरुष के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। ठीक है। आगे ये क्या बता रहे हैं, यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वो
शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है और कुछ समय बाद मतलब कभी भी कितनी भी मेहनत करके वो कभी भी उस शक्ति के शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज़ आपके या उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए। उसकी कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, दौड़ता है, बोलता है, भागता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान अपना आपा खो देता है जब उसके आसपास भाग दौड़ लगी रहती है। वह 2-4 कदमों से ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता। वह अपने साहसिक कार्यों और परिणामों को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपनी जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो काम कम करते हैं, रिजल्ट जल्दी उनको मिलना चाहिए, ऐसी उनकी सोच होती है। इसीलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही, वहाँ क्या सुन रहे हो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, इसीलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फ़ायदा है। मैं घटनाओं को नियंत्रण करने की बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ। जवाब बड़ा आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को भी प्रभावी काम मान लिया होता है, मतलब आसान काम को भी मुश्किल मान लिया गया होता है। यहाँ पर लाल अक्षरों में एक कहानी लिखी गई है, विचार लिखा गया है। जब मैं हिरण के लिए दाना डालता हूँ तो मैं दाना सूंघने आने वाले पहले हिरण को गोली नहीं मारता, बल्कि तब तक इंतज़ार करता हूँ जब कि वो पूरा झुंड वहाँ पर नहीं आ जाता, क्योंकि झुंड में से एक शिकार चुनना बड़ा आसान होता है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना। आगे अगले पेज पर ये लेसन चल रहा है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज़्यादा असरदार होता है। मतलब आराम से चलो। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता, अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। और जिसके पास नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, उसी के पास ताकत होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आप लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए आपको, जिन्हें जब उकसाया या फिर प्रलोभित किया जा सकता हो। मतलब जो लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, दूसरों को अपने आसपास आप आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि आपकी वो इलाके में होगा, शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा जाएगा। इसीलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। मतलब जो लोग दिमागी तौर पर मजबूर होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं, वो बड़ी जल्दी तैश में आ जाते हैं। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या फिर बैठकों में दूसरे व्यक्ति के आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है, अपनी रक्षा करनी पड़ती है। शायद वो डर जाता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। मतलब आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका मतलब छिपा हो। जब किसी को यह शक हो जाए कि उसे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रण करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इंसान शकी हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने आसपास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति वही नियंत्रित कर रहा है। मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट में कोई भी गलती करता है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल
डू शेयर बाजार के मंझे हुए खिलाड़ी थे। जब वे चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें तो उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वह कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वह वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचाना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से एक कागज़ गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा डू के कर्मों को भांपने की कोशिश करते थे, जैसे कि भारत में धर्मगुरु करते हैं और उन्हीं के पास होता है जो पर्ची वगैरह निकालते हैं, है ना, आपने देखा होगा वो खेल। इसीलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज़ को उठा लेते थे। उस कागज़ में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी जो सिर्फ वही समझ सकते थे। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वे शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह डू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही उनको घुमाया जा सकता है। लाल अक्षरों में तस्वीर, शहद लगा भालू का फंदा। भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता है। अगर भालू को पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ने के लिए उसे लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है। और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसीलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता है, वो उसके पीछे नहीं चलता है। इसकी बजाय वह फंदे में शहद लगाकर उसे लालच देता है। वह भालू का पीछा करते करते खुद को थकाता नहीं है, वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। वह तो बस फंदा तैयार करता है और फिर इंतज़ार करता है, और भालू क्या होता है, उसके चंगुल में फंस जाता है। अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते, बल्कि दूसरों को अपने आसपास के लिए मजबूर कर देते हैं। ये दूसरों के खालीपन और खुद के भरे होने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों के आसपास आने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। कमज़ोर दिमाग वाले हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आवाज़ वो सुन रहे हैं उसको अनदेखा करके किसी दूसरी आवाज़ को सुनने में आनंद लिया जाए। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक शक्ति हमेशा आपके ऊपर भारी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा और समझदार बनना चाहिए।